आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, आज थोड़ा सा लंबे समय बाद मिलना हुआ क्योंकि बीच में स्वास्थ्य सही नहीं रहा, जुकाम बुखार ने काफी परेशान किया। अभी भी माजरा थोड़ा सा 19 ही है, लेकिन यह है कि अब काम भर आप लोगों की स्नेह से, प्रेम से मामला सही सा है। तो मैंने कहा कि भाई अब जाना साथियों के बीच में अति आवश्यक है। और आई होप कि आपकी दिवाली खूब अच्छी मनी हो, बढ़िया दिवाली बीती हो ना। हमारी तो इस बार बिल्कुल सूखी सूखी रह गई। नहीं, सूखी सूखी का दूसरा मतलब मत निकालना। हाँ भैया, बहुत लोग ऐसे पड़े हैं। हमारे एक साथी ने हमें व्हाट्सएप पे लिखा, दिवाली कैसी मनी। मैंने कहा तुम्हारी कैसी मनी। उन्होंने लिखा बहुत बढ़िया। मैंने कहा मेरी सूखी सूखी रही। अगले ने तुरंत लिखा ठेका तो उस दिन भी खुला था। अरे मैं कहा यार, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब देखो हमारी दिवाली क्यों सूखी सूखी मनी। यार भैया देखो, एक बात है, जिंदगी का एक गुण सिखाता हूं, एक हुनर सिखाता हूं, सीखो। देखो हुआ क्या कि जैसे हमें मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई कि हमें 10 लोगों के घर मिठाई के डिब्बे देने हैं, तो हम 6 डिब्बा मिठाई ले आते हैं। अब आप कहोगे देना 10 के घर 6 डिब्बा मिठाई क्यों लाते हैं गुरुजी। तो देखो जिंदगी को सीखो। अब हम 6 डिब्बा मिठाई लाते हैं, तो जब तक हम 6 के घर देके आएंगे तब तक 4 डिब्बा हमारे घर आ जाता है। तो वो 4 डिब्बा हम अगले को ट्रांसफर कर देते हैं, अगले 4 को, तो हमारे तो 10 पूरे हो गए। और जब हम इधर 4 ट्रांसफर करते हैं तब तक 2-3 डिब्बा और आ जाता है। भाई हम 10 के घर देंगे तो 10 तो हमारे घर भी आना है। तो अब हमारे घर 3-4 डिब्बा बच जाता है और ये बात का काम चलता है। अच्छा, आपकी फ्रिज में मिठाई रखी हो तो आपका ये नैतिक दायित्व है कि आपको उसे खा के खत्म करना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई पैसा लगा के प्रेम से आपके घर दे के गया है तो उसे खराब तो आप कर नहीं सकते। तो उसको हम खूब छक के खाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं मामला कैसे गड़बड़ आ गया कि जितनी हम लाए और जितनी मिली सब बट गई। एक को सोन पापड़ियों ना बची, एक को डब्बा, यार एक को डब्बा सोन पापड़ियों ना बची ना। अच्छा, बाद में खरीद के ला नहीं सकते, ये भी टेंशन है। रुपया जेब में है लेकिन बाद में खरीद के नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? मैडम अभी कम मोटे हो, शुगर लेवल से थोड़ी ही नीचे आती है, चढ़ जाएगी तभी मानोगे। तो खरीद को तो ला नहीं सकते ना। अब घर में रहती तो खाते, क्योंकि हमारा नैतिक दायित्व है कि हमारे फ्रिज में मिठाई रखी तो उसे हमें खत्म करना है। अब फ्रिज में तो बची ना। तो यार हमारी तो दिवाली सूखी सूखी चली गई इस बार। भगवान करे आप लोगों की बची हो। भाई खाना तो हमारा भी नाम ले लेना कि विक्रम सर के नाम पे एक बाइट, हमें भी कुछ संतुष्टि मिल जाएगी। चलो यार शुरू करते हैं। दिवाली मजा नहीं आया, सही बता रहा हूं। आप भी कहोगे कि गुरुजी एक एक बात करते हैं, लेकिन सही बता रहा हूं यार। मैं अपने, देखो यार, अपना सुख दुख आपसे नहीं बांटूं तो किससे बांटूं। आप ही तो हमारे साथ, हमारे जो है, चाहे सखा कहो, मित्र कहो, बच्चे कहो, जो कहो आप ही तो हो। तो सुख दुख तो यार हम आपसे ही बांटेंगे। तो चलिए, दरअसल काफी दिन बाद मुलाकात हुई तो हमने कहा कि एक बार जरा आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। लेकिन जो मैंने कहा इसको हल्के में मत लेना, ये व्यथा हमारी 100% सही वाली है। एक डिब्बा नहीं बचा भाई साहब। सोन पापड़ियों एक को ना बची यार। नहीं, सोन पापड़ी सबसे अंत में खाया जाता था कि कौन सोन पापड़ी खाए। पहले रसगुल्ला का नंबर लगता था, बर्फी सर्फी का नंबर लगता था। इस बार तो यार सोन पापड़ी देखने को नहीं बची। क्या बताएं, पूरी दिवाली बीत गई चीखे ना सोन पापड़ी यार। क्या बताएं, बहुत कष्ट है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, फिर आएंगे समय, फिर आगे देखेंगे। चलिए देखिए, आप देखो मजा आया ना। आओ चलो बेटा शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा आज आप भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट और है। आज न तो ब्लूटूथ लगा के देखिएगा, न ईयरफोन लगा के देखिएगा, फोन को स्पीकर पे रख के देखिएगा। उसका कारण है कि मुझे खांसी की दिक्कत हो रही, तो बाद बीच बीच में मैं खांसूंगा, फिर आप कहोगे गुरुजी हमारे कान में खांस रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा स्पीकर पे करके आप देखिएगा, ना ब्लूटूथ लगाइएगा, ना वो लीड लगाइएगा, आप थोड़ा दूर रख के देखिएगा। चलिए, कह रहे हैं प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से
किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। मतलब जब आप मान लीजिए किसी कक्षा के लिए कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पेपर को तैयार करने से पूर्व, शुरू करने से पूर्व, इसमें से क्या आपको करना चाहिए? पूरक पुस्तक पढ़ना चाहिए, ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम को देखना चाहिए, या प्रश्नों के प्रकार देखना चाहिए। देखो बेटे, इस प्रश्न पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, और मैं देख रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि मेरे साथी इसका सही उत्तर भी दे रहे हैं। बिल्कुल अनिल सरोज जी, आपको भी प्रणाम भैया, बी दे रहे हैं, दे रहे हैं किरण कुमारी जी, ये कह रहे ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए मैं एक बात बताऊं, पेपर कैसा आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, उसका मैं कारण बताऊं। देखिए भाई, ये तो किसको दिया गया पेपर और किसने पेपर सेट किया, ये डिपेंड इस पर करता है बेटा। ठीक है, वैसे बी का उत्तर आ रहा है, विजय जी, शिल्पी जी, नेहा जी, नीतू जी। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल सही है बेटा, बी इज द राइट आंसर। एक्चुअली किसी भी पेपर को बनाने से पहले मैंने आप लोगों से इस बात को कई बार जिक्र में कहा था, है ना, कि किसी भी पेपर को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट का यह मतलब नहीं कि नीले कागज पे छाप दो, नहीं। ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब यह होता है बेटे कि पहले हम ये तैयार करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें कै नंबर का पेपर बनाना है, जैसे 90 नंबर का पेपर बनाना है। चलो जी, हमने ये तय कर लिया कि 90 नंबर में हम 30 नंबर का दीर्घोत्तरी प्रश्न रखेंगे, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये, इतने नंबर का ये। तो पहले प्रश्न को बांट लिया, कितने क्वेश्चन लेंगे, फिर दो दीर्घोत्तरी रखेंगे 15-15 के, या 3 दीर्घोत्तरी रखेंगे 10-10 के, भाई जैसा बच्चे के पास समय है और जैसी कक्षा है उसके हिसाब से। फिर अति लघु कितने रखेंगे, लघु कितने रखेंगे, कितने नंबर का जो है रखेंगे। तो मान लीजिए जैसे हमने 30 नंबर का दीर्घोत्तरी रख लिया, हमने 30 नंबर का जो है अति लघुत्तरी रख लिया। ठीक है, हमने जो है 20 नंबर का अति लघु रखा, 10 नंबर का बहुविकल्पी रखा, तो 90 नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 30 में मान लीजिए 10-10 नंबर के, थोड़ा बड़ी कक्षा है तो 10-10 नंबर के 3 दीर्घ रख दिए। ये अति लघु में मान लीजिए 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन रख दिए, ये रख दिए। तो इस तरह से यही कहलाता है ब्लूप्रिंट। मतलब पेपर पर केवल क्वेश्चन आप नहीं लिखे होंगे, बाकी कितने प्रश्न होंगे, कै नंबर के होंगे, सारा खाका तैयार करना, यही ब्लूप्रिंट कहलाता है। और कभी भी देखिए, आप भाई बहनों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, वो तो 100% उनको पेपर से पहले ब्लूप्रिंट जमा करना होता है। अगर आप अच्छे संस्थान में, क्योंकि मैंने भी 4 साल का जो है अच्छे संस्थान में अध्यापन किया है, तो वहां उन्हें तो पेपर से पहले ब्लूप्रिंट जमा करना है। लेकिन जिनको नहीं जमा करना है उनके लिए भी मैं बताता हूं कि पहले ब्लूप्रिंट बना के तब पेपर बनाइएगा। ठीक है, मैं स्वयं इस काम को करता हूं। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। देखिए, श्रव्य दृश्य मतलब वह सामग्री जो हमें सुनाई भी दे और हमें दिखाई भी दे। इनमें से वो कौन सी ऐसी है जो हमें सुनाई और दिखाई दोनों में से या तो एक दे। भाई देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री 3 ही तरह की होती है, श्रव्य दृश्य और दृश्य श्रव्य। तो जो दिखाई और सुनाई दोनों दे वो दृश्य श्रव्य है, जो केवल सुनाई दे वो श्रव्य है, जो केवल दिखाई दे वो दृश्य है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन दृश्य श्रव्य नहीं, अर्थात जो या तो केवल दिखाई देती है या केवल सुनाई देती है। चलचित्र माने सिनेमा, पिक्चर यार। तो सिनेमा तो हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है यार, बात तो सही है। दूरदर्शन खैर अब देखता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। मतलब दूरदर्शन माने जो भी प्रसारण, दूरदर्शन का मतलब ये नहीं होता यार, दूरदर्शन माने दूर से बैठकर आप जिसका दर्शन करो वो दूरदर्शन है। अब वो चाहे स्टार गोल्ड हो, चाहे जीटीवी हो, सब दूरदर्शन ही है। हाँ, दूरदर्शन माने सरकारी वाला केवल मत लेना। चलो, ड्रामा हम सुनते भी हैं, दिखते भी हैं ना। ड्रामा माने नाटक यार, तो ड्रामा माने नाटक हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है ना। पात्रों का अलग अलग वेश में अभिनय करना तो हमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो इसलिए ये तीनों जो है हमारे, ये तीनों दृश्य शब्द हैं। लेकिन छायाचित्र का मतलब है किसी चीज का प्रिंट, वो हमें केवल दिखाई देता है। ठीक है बेटा, चलो
आसान प्रश्न था। फिर हम आपके कमेंट भी लेते रहेंगे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सबसे सशक्त माध्यम है। मतलब अगर आपको बच्चे के वाचन कौशल का, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? वाचन कौशल, बोलना। फिर मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है वाचन कौशल। तो अगर आपको बच्चे के वाचन कौशल का विकास करना है तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? विद्यालय की पत्रिका। यार पत्रिका में तो लिखा जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो लेखन कौशल होगा। नाटक, ठीक है, नाटक में आदमी बोलता भी है। वाद विवाद में भी बोलता है। और क्विज कार्यक्रम में भी बोलता है। लेकिन देखो अब यहां फिर वही ट्रिक आ गई, व्यापकता और मौलिकता। वही ट्रिक आ गई बेटा, व्यापकता और मौलिकता दोनों को समावेशित करो और उत्तर लो। देखो क्विज कार्यक्रम में होता क्या है? बिल्कुल रटा रटाया उत्तर होता है। क्विज कार्यक्रम में क्या होता है? बिल्कुल रटा रटाया उत्तर होता है। सही है कि नहीं? क्विज कार्यक्रम में बिल्कुल रटा रटाया उत्तर होता है। जैसा बिल्कुल पूछा गया वैसा। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था 10वीं का, तो उसके बाप ने कहा कि देख भाई, अगर फेल हो जाना तो मुझे पापा मत कहना। तो उसके बाप का नाम राधे मोहन था। वो बच्चा फेल हो गया। जब वो रिजल्ट देख के घर लौटा तो उसके बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा छोड़ना यार, राधे मोहन क्या रखा है इसमें रिजल्ट में। तो ये तो क्या है भाई, पापा नहीं कहना है तो बिल्कुल रटा रटाया उत्तर जो राधे मोहन कहना है। तो ये तो कुछ कार्यक्रम है। तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल भाई, जैसे आपसे पूछ लिया कि भारत की, अब चूंकि आज आप समझ ही रहे हैं, आज जो है 31 अक्टूबर है ना, तो आपसे पूछ लिया कि भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है। आज आप समझ ही रहे हैं कि आज ही के दिन जो है इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी और जो है देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इस तरह से जो है, तो अब ये क्या है, आपको पता है कि भाई अब तक की पहली और एकमात्र महिला जो है इंदिरा गांधी जी है। तो आपने उत्तर, ना इसमें मौलिकता है ना इसमें कुछ नयापन है। चलो वाद विवाद यहां तो हो सकता है भाई, वाद विवाद में तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेकिन यहां भी आप रटा रटाया बोल सकते हो, यह भी संभव है कि भाई आप रटा रटाया बोल सकते हो। लेकिन देखिए नाटक जो होता है, नाटक में एक ही पात्र के लिए अलग अलग संवाद आते हैं। भाई जो राजा बना है वो रानी से दूसरे रूप में बात कर रहा है, वो मंत्री से दूसरे रूप में बात कर रहा है कि नहीं? वो अपनी प्रेमिका से दूसरे रूप में बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नाटक जो होता है वो एक ही पात्र के लिए, भाई चाणक्य चंद्रगुप्त से दूसरी तरह से बात कर रहा है, चाणक्य घनानंद से दूसरी तरह से बात कर रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग अभिव्यक्ति के अवसर होते। इसलिए सबसे बेस्ट इनमें जो ऑप्शन होगा वो नाटक होगा नंबर 1 पर। नंबर 2 का ऑप्शन अगर चुनना हो तो वाद विवाद होगा, क्योंकि मौलिकता यहां भी है, आप अपनी मौलिक चीजों को अभिव्यक्त करते हैं। और नंबर 3 पे क्विज होगा, विद्यालय पत्रिका, ये तो लेखन कौशल है। ठीक है बेटा, चलो मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है? मतलब जो अगर आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन में सबसे जरूरी गुण इनमें से क्या होना चाहिए? थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटा, संख्या और बढ़ाओ। देखो अब आज इतने दिन बाद गुरुजी आए हैं और वो भी पूरे फार्म में, तो अब तो पूरा आपको भी फॉर्म में आना ही पड़ेगा। चलिए वेरी गुड, डी का उत्तर आ रहा है। राजीव यादव जी हैं, रेखा पटेल जी हैं, आरती आर्या जी हैं, अंजलि यादव जी हैं, अनुराधा अवस्थी जी हैं, गुरुकुल सेंटर ज्योति यादव, सारे लोग मेरे भाई बहन हैं और बहुत अच्छा डी का उत्तर दे रहे हैं। देखो बेटे सही है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या है? मतलब जब आप मूल्यांकन करते हैं किसी चीज का तो उसमें क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मैंने आपसे बार बार कहा कि
वस्तुनिष्ठता ही मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ होने में होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कई बार चर्चा में यह बात बताई है कि भाई मान लीजिए कि किसी विषय पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने को आ गया। अब आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन समस्या यह है कि जिस थॉट को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के आप लिख रहे हैं, वो थॉट, वो विचारधारा मेरे विचारधारा से मेल नहीं खाती, तो मैं आपको पूरे नंबर नहीं दूंगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या है, अब भैया पूछा हुमायूं के बाप का नाम क्या था, तो अब बाबर, इसमें ना आपकी विचारधारा ना हमारी विचारधारा, तो वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है विश्वसनीयता। बेटा देखो ऐसा है कि विश्वसनीयता तो हर जगह जरूरी है, अगर विश्वसनीयता ही नहीं होगी तो फिर उस मूल्यांकन का कोई अर्थ ही नहीं होगा, है कि नहीं। वैधता बिल्कुल जरूरी, भाई जो भी आप नियम ले, जो भी मूल्यांकन करें, वो बिल्कुल वैध होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी भाई बहन डी का उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल। देखिए माजरा वही है, माजरा वही है, बस मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है ना। जैसे एक प्राइमरी स्कूल में आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे बढ़िया चुटकुला सुना रहा हूं, गौर से सुनना। एक प्राइमरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जानी शुरू हुई, तो गुरुजी रोज बच्चों को पढ़ाते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और अगले दिन मैदान साफ। और उधर डिप्टी साहब का रोज फोन आए, कैसी अंग्रेजी की पढ़ाई चल रही है, चेक करने आए। अब मास्टर जी को तो सरदर्द, रात को नींद न आए कि करें तो क्या करें यार, इधर बालक सीख ना रहे, उधर डिप्टी साहब चेक करने को भूत बने बैठे हैं। तो मास्टर साहब ने एक तरकीब, मास्टर दुनिया का सबसे तेज आदमी होता है, सबसे चतुर प्राणी होता है भाई साहब, मास्टर दुनिया का सबसे चतुर प्राणी होता है, मैं सच बता रहा हूं। एक मास्टर साहब गए बैंक में, एटीएम में कार्ड डाला, पता चला इसमें पैसे नहीं है, वो गए लाइन में खड़े हो गए, 500 रुपए का विड्रॉल भरा ना, तो कैशियर ने कहा कि साहब यहां जो है 1500 से कम कैश नहीं निकलता है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने 500 के आगे एक लाइन और बढ़ा दी, 1500 निकाला और तुरंत एक जमा पर्ची भरी, 1000 जमा कर दिया। बोले अपने मैनेजर से बता देना तेरा गुरु आया था। ये होता है मास्टर। भाई पैसे तो 500 ही लेने थे, खेला खत्म, 1500 निकालो, 1000 जमा कर दिया, 500 लेके ये होता है मास्टर। तो अब मास्टर साहब ने एक नई तरकीब निकाली, क्या, ए फॉर अजयवाक मम्मी, जो क्लास में बच्चे थे उन्हीं का नाम ले लेके पढ़ाना शुरू किया। ए फॉर अजयवाक मम्मी, बी फॉर बबलुआक मम्मी, सी फॉर चुनुआक मम्मी, डी फॉर डबलुआक मम्मी। अब बच्चों को धड़ाधड़ याद, क्यों, ए फॉर देख अजयवाक मम्मी, बी फॉर बबलुआक मम्मी, बच्चों को धड़ाधड़ याद हो गया। अब एक दिन डिप्टी साहब आ गए, डिप्टी साहब आ धमके, बोले साहब आप तो चेक ही कर लो आज। बोले ठीक है। अच्छा गुरुजी पहुंचे कहां थे, एम फॉर मनोजवा के मम्मी, कहां तक पहुंचे थे बेटा, एम फॉर मनोजवा के मम्मी तक, और डिप्टी साहब ने लिख दिया डब्लू। अच्छा कक्षा में कुछ, देखिए आप तो शिक्षण की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कक्षा में कुछ जो है प्रतिभाशाली होते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनसे भी ऊपर होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, वो किसी भी चीज का तत्काल विकल्प ढूंढते हैं। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, पूछे ये क्या है, एक बच्चे ने हाथ उठाया, बोले हाँ हाँ खड़ा 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 बेटा बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मजा आ जाए तो यस करना। तो बच्चे ने हाथ उठाया, बोले क्या है, बोले गुरुजी है तो ये मनोजवय का माई, लेकिन आज दकिस उलट की खड़ी बा। अरे यार हमको उल्टा कर दो डब्लू। तो कहा गुरुजी है तो ये मनोजवय का माई, लेकिन आज दकिस उलट की खड़ी बा। तो भैया मास्टर और बच्चे, हमारा आपका कॉम्बिनेशन ऐसा ही है कि हम आप ऐसे, तो देखो है तो ये मनोजवय का माई, लेकिन आज थोड़ा सा मामला अलग कर दिया है। क्या करे, भाषा दक्षता, देखिए होता क्या है, हमेशा जब तक आपने ये देखा होगा बेटे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, जब भी आपने देखा होगा यहां आपको कौशल शब्द का प्रयोग मिला होगा। किसका प्रयोग मिला होगा मेरे बच्चे, कौशल। मैं देख रहा हूं आपके हंसते हुए चेहरे, और यही तो जिंदगी में हर अध्यापक चाहता है कि हमारा बालक मुस्कुराता रहे, हंसता रहे।
जिंदगी में कभी उसके कष्ट ना आए, ये हर हर गुरु जो है चाहता है। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा आपको, यहां हमेशा कौशल शब्द, कौशल का मतलब ही कुशलता, कुशलता माने दक्षता। तो बस वही मैंने कहा ना, एम को डब्ल्यू कर दिया बस, और कुछ नहीं है। तो कौशल, कौशल माने कुशलता, कुशलता माने दक्षता। करे भाषा कुशलता का, भाषा कौशल का प्रारंभिक कौन सा है? तो आप जानते हैं सु बो प ली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1 पर सुनना। ठीक है, चलो मेरे बेटे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। कह रहे किसी भी भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य गुण है क्या? विषय का विस्तृत ज्ञान, मतलब वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, भाई उसे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की जो है जरूरत के अनुसार शिक्षण विधि और शिक्षण कौशल इन सब का प्रयोग कर सके। अगला कर रहे हैं शिक्षण विधियों का ज्ञान, उसे अलग अलग शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और शुद्ध उच्चारण। देखिए एक बात यहां गौर करना, एक बात गौर करना बेटे, तब आपका सही उत्तर मिलेगा। मैं देख लूं एक बार, क्योंकि मुझे पता है यह प्रश्न, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, यह प्रश्न ऐसा है जो चकराने वाला है, चकराने वाला प्रश्न है मेरे बच्चे। यह प्रश्न ऐसा है जो परेशान करने वाला प्रश्न है बेटा, चकराने वाला प्रश्न है। मैं आपके उत्तर ले लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। चलिए, ए का उत्तर दे रहे हैं वीरेंद्र तिवारी जी, डी का उत्तर दे रहे हैं रीना यादव जी, उमा कुमारी जी सी का उत्तर दे रहे हैं, मुन्ना राणा जी सी का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, प्रवेंद्र जाट जी सी का उत्तर दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग उत्तर हैं। कोई ये कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। वही जो मैं आपको बार बार कहानी सुनाता हूं, पांव में चकिया बांध के हिरना कूदा हो लाल बुझक्कड़ की तरह बूझ रहे हैं। सुनो बेटा, देखो यार एक बात समझो, मेरी बात को समझना, इसका उत्तर जो समझ में आए। देखो भाषा शिक्षक की यहां बात कर रहे हैं यार, विषय का ज्ञान क्या गणित वाले के लिए जरूरी नहीं है? आप बताओ, गणित वाले के लिए, गणित वाले को गणित का ज्ञान ही नहीं होगा, पढ़ाएगा क्या घंटा? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सबको चाहिए। यार जिस अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा वो मास्टर बन ही नहीं पाएगा भाई साहब, जो है फ्रस्ट्रेट होकर रिजाइन करके भाग जाएगा। शिक्षण विधियों का ज्ञान जिस मास्टर को नहीं होगा वो क्या पढ़ाएगा? यार ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये तो हर विषय के, चाहे वो गणित का हो, अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, संस्कृत का हो, जो है आपका विज्ञान का हो, वो मनोविज्ञान का हो, पर्यावरण का हो, ये सबको ये चाहिए। लेकिन शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा अगर किसी से की जाती है तो केवल भाषा वाले से। अगर शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा किसी से की जाती है तो केवल भाषा वाले से। इसलिए मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाया, क्योंकि इसका उत्तर अगर मैं डायरेक्ट शुद्ध उच्चारण बता देता ना तो कई लोग असहज हो जाते। चलो, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण मतलब समझ रहे बेटे, जब किसी बच्चे के उपलब्धि का आप मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन के निर्माण का चरण क्या है? शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना कि भाई आप किन किन उद्देश्यों को लेकर उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। छात्रों के कमियों के कारण की जानकारी प्राप्त करना कि भाई कमी क्यों है। अगर बच्चा की हैंडराइटिंग खराब है तो क्यों खराब है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो क्यों कमजोर, अगर वो मौखिक रूप से जैसे हिंदी को पढ़ नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। प्रश्न निर्माण करना, क्वेश्चन लीजिए उसके आधार पर करिए। समंकन योजना तैयार करना मतलब एक कंप्लीट प्लान बनाना कि आपको किस तरह से उसका जो है मूल्यांकन करना है। तो चलो मेरे बच्चे फटाफट जो है हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और जल्दी जल्दी आप सारे प्यारे भाई बहन जो है इसका उत्तर देंगे।
देखो यार, इसका बहुत साधारण सा उत्तर है। मैं देख रहा था आपके कमेंट, और थोड़ा सा फोन उठाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जब दिखता है फोन तो मुझे खुद कई अध्यापकों को तो मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फोन इसमें दिखे। देखो, इसका बहुत सरल उत्तर है, बहुत ही सरल उत्तर, और आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। जो ज्यादातर भाई बहन बी का उत्तर दे रहे हैं, पियाजे चाचा ना। अब भैया आप पियाजे चाचा हैं या पियाजे के चाचा हैं, अभी तो आप ही जानो, ठीक है। खैर जो भी है, आप हैं, आप ईश्वर की विशिष्ट कृति ही। सोनल जी ये भी बी का उत्तर दे रही हैं, किरण जी भी बी का उत्तर दे रही हैं, ठीक है मेरे बच्चे। नीतू जी भी बी का। देखो मेरे बच्चे, जो बी का उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही। यार, उपलब्धि परीक्षण मैंने आपको पहले बता दिया ना कि बच्चे के उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। आपको क्या करना है? उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। और किसी भी उपलब्धि का मूल्यांकन हो, किसी चीज का मूल्यांकन हो, मूल्यांकन का मतलब ही यह होता है कि आप ये जानो कि उसमें कमी क्या है और उस कमी को दूर करो। मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि मूल्यांकन का कतई उद्देश्य किसी को पास फेल करना नहीं होता। मूल्यांकन का केवल एक उद्देश्य होता है कि आप ये जानो कि उसमें कमी क्या है और उस कमी को हम दूर कैसे कर पाएंगे। ठीक है भैया, चलो वेरी गुड, अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने। भावात्मक पक्ष का मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष देखिए, व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्त मापनी, उपलब्धि मापनी, प्रायोगिक परीक्षा। मैंने यह प्रश्न पहले भी लिया था। यह जो है देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना बेटा। यह जो है, किसी भी के व्यक्तित्व को अगर मापना है तो उसका जो है सबसे सही है अभिवृत्त मापनी। क्या होता है? अभिवृत्त मापनी। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें जो है बच्चे के विचारों को देखकर, उसकी भावनाओं को देखकर, संवेदनाओं को देखकर, इसमें क्या किया जाता है बेटे? बच्चे के विचारों को देखकर, भावनाओं को देखकर, संवेदनाओं को देखकर, यहां मापन किया जाता है। तो भावात्मक पक्ष तो यही है यार, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी संवेदनाएं। क्लियर हो गया बेटा? नोट कर लेना इसे, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना मेरे बच्चे। निदान की परीक्षा विधि के प्रकार होते हैं। निदान कह रहे हैं कि जब हम बच्चे के समस्या का निदान करते हैं तो उस जो निदान है उसकी परीक्षा विधि के कितने प्रकार होते हैं। यहां देखिए आपको उत्तर दिए गए हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि कितने प्रकार होते हैं। भैया जल्दी से बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट लेने जा रहा हूं, और जिसका सही उत्तर होगा हम उन भाई बहनों को जो है बताएंगे कि भाई आप जो है कितने प्रकार होते हैं। जल्दी जल्दी करिएगा। चलिए चलिए फटाफट जो है चलिए मेरे बच्चे जल्दी करेंगे। क्या बात है यार, बी का आंसर ज्यादा आ रहा और बिल्कुल सही है। दो ही प्रकार है निदान की, ठीक है, बिल्कुल सही। निदान परीक्षा विधि दो प्रकार की होती है, बिल्कुल एकदम बढ़िया यादव रितु जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। क्या बात है, बी जो है दिलीप जी ने लिखा बी फॉर बबलुआ कमाई। अच्छा एक बात बताऊं, आपने एक मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया। अब मैं YouTube पे ये बात कभी नहीं बोलता था, आज पहली बार बोलने जा रहा हूं। भाई साहब
हमारा एक वो चुटकुला का वीडियो, वो जो नहीं मैंने एक आप लोगों को पढ़ाते समय इसे सीटेट की प्रैक्टिस में ही यार एक दिन सुना दिया था कि जो है अगर आपकी उम्र 24-25 साल है, आपका कोई पुरुष या महिला मित्र नहीं है और आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो आपका जन्म इस धरती पर केवल जनगणना के लिए हुआ है। भाई साहब इतना हाईलाइट हुआ, इतना हाईलाइट हुआ। एक दिन हमने एक बच्चे को पकड़ा, थोड़ा सा नैन मटक्का वाले में, कहते तो इंगे को आए, मगर क्या कर रहा था? बोला गुरुजी कुछ नहीं कर रहा, मगर मारूंगा फटाक से, बता क्या कर रहा था? बोला गुरुजी देखो आपने ही कहा था, मैंने आपका वो वाला चुटकुला देखा था, आपने कहा था अगर आपकी उम्र जो है हो रही है और आपके पुरुष महिला मित्र नहीं तो आपका जन्म जनगणना के लिए। गुरुजी मैं नहीं चाहता कि मैं केवल जनगणना के लिए पैदा हुआ हूं। अरे मैं कहा यार ये मेरे बालक कहां का कहां ले जा रहे हैं ना, तो भैया भैया जो हम कहे यही तक रखा करो यार, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है ना, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अगली जगह देखने को मिलता है यार, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, सही कह रहे, चलो यार। हाँ बता तो रहा हूं यार, तो मैं शौक रह गया। उसने कहा गुरुजी आप कहीं वो जोक वाला मैंने देखा था जिसमें आपने कहा था कि जो है अगर पुरुष महिला मित्र नहीं है तो आपका जन्म जनगणना के लिए। मैंने कहा 24-25 साल उम्र कह दी, तू 25 साल का है, मारूंगा तुझे बस। तो भाई साहब जो रहे यही तक रखा करो यार, आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं उसका खामियाजा हमें बहुत दूर तक भुगतना पड़ता है। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई, देखो सीसीई कई बार होता है बेटा, नहीं कई बार आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीसीई का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म यही है बेटा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। आप इस बात को ध्यान रखना, सीसीई कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे। तो कह रहे हैं सीसीई का पर ज्यादा प्रभावी जोर किसमें दिया गया? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुदलियार आयोग की सिफारिश में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी करेंगे बेटा, बहुत जल्दी करेंगे मेरे बच्चे। सीसीई पर कह रहे हैं, हां कह रहे हैं बेटा कि सीसीई जो है, सीसीई पर बल कहां दिया गया था? ठीक है, कह रहे हैं कि सीसीई जो है इस पर जो विशेष बल दिया गया था वो किस स्थान पर दिया गया था? मुदलियार आयोग में दिया गया। देखिए मुझे पता है आप इस चीज का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर देंगे क्योंकि आपने इस चीज को पहले भी पढ़ रखा है। चलो बेटा जल्दी करो फटाक से, चलो मेरे बेटे चलो, बस बहुत ज्यादा। हाँ एक का उत्तर बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। बिल्कुल मैंने कहा ना आपने पढ़ रखा है इस चीज को, मैं तो केवल आपको रिवाइज करा रहा था। चलो थोड़ा खींचते हैं। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता आवश्यक है, विभेदीकरण आवश्यक है, इनमें से सभी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एक बात हमेशा ध्यान में रखना बेटे कि आप विभेदीकरण जब देता है ना तो वो चीज आपको थोड़ा सा असहज लगने लगती है, लेकिन यह विभेदीकरण जो है ये गलत नहीं है। विभेदीकरण जो है ये गलत नहीं है, निगेटिव में। विभेदीकरण का मतलब है कि प्रश्नों में अंतर होना चाहिए। यार एक बात बताओ, एक ही चैप्टर से आप दीर्घोत्तरी ले लो, एक ही चैप्टर से उसी से आप अति लघुत्तरी ले लो, उसी से आप लघुत्तरी ले लो। अब मान लीजिए उसी से आपने एक दीर्घोत्तरी भी लिया, उसी से आपने एक अति लघु भी लिया, उसी से आपने एक लघु भी लिया, और बाई द वे बच्चे का वही एक चैप्टर नहीं तैयार है तो उसका तो सत्यानाश पीट दिया आपने। पीट दिया कि नहीं पीट दिया? तो यार ऐसे थोड़ी होता है, विभेदीकरण होना चाहिए। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रश्न लीजिए। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। चलो मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन कहां उपयोगी है? विद्यार्थी की प्रगति को जानने में, उपचारात्मक शिक्षण में, विद्यार्थियों के आचरण को जानने में, इनमें से सभी। चलिए जल्दी बताइएगा मूल्यांकन हमारा जो है कहां उपयोगी है? यार देखो हम किसी के आचरण का, हम कौन होते हैं किसी के आचरण का मूल्यांकन करने वाले? यार मूल्यांकन हम किस चीज का करते हैं? केवल उसकी प्रगति का, केवल उसकी प्रोग्रेस का। जो चीज हम उसे सिखा रहे हैं वो चीज, बहुत से बच्चों का इनमें से सभी उत्तर आ सकता था। थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ ना, मैं रुक के उत्तर लेता तो मैं दिखाता कि डी का उत्तर कितने लोगों ने दिया। यार हम किसी के आचरण का मूल्यांकन करने वाले हम कौन होते हैं?
हम किसी के आचरण का मूल्यांकन करने, हमारा तो सीधा सा मूल्यांकन है भाई, हम जो चीज उसे सिखा रहे हैं वो उसे कितना सीखा। हरे राम। चलिए, हिम्मत जवाब देने लगी। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप उसे क्या उपचार करेंगे? फांसी पर लटका दे सर को, और क्या उपचार करेंगे? हाँ, गलत काहे लिख रहा है, सही है कि नहीं? नहीं यार, ऐसा मत करो यार। नहीं, अशुद्ध लिखता है, देखो यार एक बात मैं बताऊं, मेरा एक उद्देश्य होता है, हिंदी सरल विषय है, मजे से पढ़ो, हंस के पढ़ो, मुस्कुराते रहो, मजा आता रहे, लगे कि हाँ यार इस क्लास में चलना चाहिए, यहाँ सीखते भी हैं और आनंद भी आता है, दोनों चीज रहे, तब वही हमारी क्लास का उद्देश्य है। और अगर इस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊं तो मेरा जीवन धन्य है, मैं सच बता रहा हूं। कारण यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? उसका निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण को मैंने बार बार आपको बताया कि निदानात्मक परीक्षण मतलब समस्या जानने का कारण, समस्या का कारण जानने का। भाई अशुद्ध लिख रहा है तो क्या कारण है, क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे मैंने आपसे एक बार शेयर किया था एक बात कि एक बच्चा एसआई का मेंस देने, यद्यपि वो दरोगा बन गया, एसआई का मेंस देने की हिंदी पढ़ने मेरे पास आया, तब जो है तो उस बच्चे ने, उसको बड़ी समस्या थी यार, वो घोड़ा चरती है लिख देता था, गाय खाता है लिख देता था। मुझे मतलब उस बच्चे को देख करके हंसी आती थी कि यार ये तो मतलब इसको लिंग का इतना जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक दिन फिर मैंने सोचा, तब मैं सेकेंड नहीं पढ़ाता था, मुझे इन चीजों का इतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने एक दिन उससे पूछा ना कि मैं कहा यार तो इसे गलत क्यों लिखता है? उसने कहा हमारे पिताजी जो है असम में है, सेना विभाग में बड़े अधिकारी हैं, और मैं वही रहा, वही पढ़ा, और मैं उस स्कूल का हिंदी का सबसे तेज बच्चा था ना। तो हम कहे जहां कुपर में भांग पड़ी है तो वहां तो हबुआना सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि वो दरोगा बन गया, फिर हमने उसको पढ़ाया, समझाया, वो किया, तो दरोगा बन गया बच्चा। तो लेकिन मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि यार जो अशुद्ध लिखता है तो निदान मतलब आप जानो तो, जैसे मैंने जब जान लिया कि हाँ ये बालक, मुझे मैं सच बता रहा हूं, उस बालक को देख के ना, ईमानदारी से बताऊं, मैं एक अध्यापक हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इरिटेशन होता था कि यार गाय चरता है, अच्छा 2 का लड़का न लिखे, हमारे बेटा 1 में पढ़ते वो नहीं लिखे, राजू गाय चरता है, वो लिखे गाय चरती है, तो मुझे इरिटेशन होता था। लेकिन जब मैंने कारण जान लिया, निदान कर लिया, तो मैं समझ गया कि वो प्रॉब्लम यहां से है। फिर मेरा सारा इरिटेशन खत्म। फिर मैंने उस बच्चे को इतनी मेहनत कराई कि वो दरोगा में फाइनली सेलेक्ट हो गया। तो मैं इस चीज को बता रहा हूं, या पहले निदान करेंगे या उपचार करेंगे? अब आप सोच लो, मां बाप से जाकर हम शिकायत कर दें कि इसको कुछ नहीं आता, मारे उसे बांध के हम भी मारे, उसे दंड देंगे, वही मैंने कहा ना, मां बाप घर मारे, हम स्कूल मारे। या देखो, निदान करेंगे, पहले समस्या का निदान करेंगे, पहले हम कारण जानेंगे तभी तो उपचार करेंगे, सही है कि नहीं? चल 2 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा आपको बस। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, ठीक है, इस वाक्य का विधेय क्या है? देखो यार, वाक्य में 2 चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य, ध्यान रखना बेटा, और एक होता है मेरे बच्चे विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है मेरे बच्चे कर्ता, मतलब जो वाक्य में काम को करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता के अतिरिक्त जो भी होता है उसे विधेय कहते हैं। तो अब कह रहे हैं हमें विधेय बताना है, तो मेरा मित्र राकेश, देखो अब यहां राकेश क्या है, चित्रकार कौन है? राकेश है, और कर्ता से पहले जो आता है इसे कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उद्देश्य का विस्तार। तो मेरा मित्र ये उद्देश्य का विस्तार है, राकेश उद्देश्य है। राकेश क्या है? उद्देश्य है या कर्ता है। बहुत अच्छा चित्रकार है, ये विधेय है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान, समझ में आ गया। चलो, सलमा घर जाती है, घर नहीं जाएगी, कहां जाएगी? सबको घर जाना चाहिए। जो घर के अतिरिक्त कहीं जाता है वही जिंदगी में गड़बड़ हो जाता है। गुरुजी बात हंसी में कहते हैं लेकिन 100% की कहते हैं। हिंदी का आदमी हूं, व्यंग प्रवृत्ति में है। सलमा घर जाती है, बिल्कुल ठीक कर रही, घर जाना चाहिए। जो घर के अतिरिक्त कहीं जाता है वही दिक्कत में आता है। चलो, सलमा घर जाती है, सरल वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य तो वहां होता है बेटा जहां नहीं आता है, ना आता है।
आज्ञार्थक वाक्य है, सलमा को कोई आज्ञा तो दे नहीं रहा ना, जैसे अध्यापक ने कहा सलमा घर जाओ, जब तो आज्ञार्थक हो गया। इच्छार्थक है ना, इच्छार्थक ऐसा तो है नहीं कि जो है सलमा को घर जाना चाहिए, अब सलमा की मर्जी हो जाए या ना जाए, सीधी सी बात है यार, सरल वाक्य, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज ये प्रक्रिया शुरू हुई एक लंबे अंतराल के बाद, और आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने भी पूरी तैयारी के साथ पदार्पण किया, और मुझे पता है कि शाम से गन्ने की तरह आपको चूस लिया जाता है और नींबू निचोड़ने हम पहुंच जाते। गन्ना पेरते देखा कभी? वो पहले गन्ना डालता है तो उसमें से खूब फर फर करके रस निकलता है, आप नजदीक खड़े रहिए तो आपके मुंह पे कपड़े पे पड़ जाएगा, इतना फर फर रस निकलता है। दूसरी बार डालता है तो फर फर नहीं निकलता, लेकिन फिर भी रस निकलता है। तीसरी बार डालता है तो उससे भी कम निकलता है, और चौथी बार उसमें पुदीना और नींबू फंसाता है ना। तो आप आगे समझ गए होंगे। तो भैया इसीलिए हम अपनी कक्षा को इतना इंटरेस्टेड जो है रोचक रखने का प्रयास करते हैं कि आप हंसते भी रहें। लेकिन दोस्त चलते चलते एक अच्छी बात कहूंगा, सबसे मूल बात है सीखते रहें, ये प्रथम वरीयता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हंसी में सीखना रुक जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे कल, और कल और लोगों को बताइएगा कि अब विक्रम सर शुरू हो गए हैं, आ गए हैं, तो भैया कल से शुरू। ठीक है।